भारत एक ऐसा देश जहां विकास की रफ्तार शहरों से दौड़ती है, लेकिन कुछ गांव आज भी समय से बात नहीं कर पाए हैं। यह कोई काल्पनिक जगह नहीं, यह मध्य प्रदेश का परवनिया गांव है, जहां सदियों से गोंड जनजाति के लोग रहते आए हैं। यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं हम जंगल के हैं, जंगल हमारे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जंगल आज भी इनके हैं? देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या परवनिया भी उसी रास्ते पर है? यह गांव धीरे धीरे नक्शे से नहीं, सिस्टम की नजरों से गायब होता जा रहा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, यह कहानी पहचान की, अस्तित्व की और उस संघर्ष की है जिसे कभी फाइलों में दर्ज नहीं किया गया। आज की यह यात्रा हमें मध्य प्रदेश के परवनिया गांव तक लेकर जाएगी, जहां हम जानेंगे गोंड जनजाति के जीवन, उनका इतिहास, उनकी रोजमर्रा की लड़ाई और सच्चाई, जिसे अक्सर विकास की इस चमक में छुपा दिया गया। समस्या यही है, आपकी रोड गड्ढा गुड्ढे यहाँ। अबे तो बरसात में अभी तक चल रही है, गर्मी में बड़ा समस्या हो जाती है कि दूर जाए पड़ते, एक दूसरे बोरिंग से दूसरा मोहल्ला से लाने पड़ते। देववाणी से तो निकला देववाणी हाँ कि ये राजा रानी थी। दोस्तों, जय भीम जोहार। ये है परवनिया गांव और इस गांव की अपनी एक समस्या है। ये जितना खूबसूरत है, यहाँ उतनी ही उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें देखेंगे तो आज भी वो चलने लायक वो सड़कें नहीं रह गई है। तो इसी क्रम में हम यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन को लेकर है, तो उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पहाड़ के ऊपर बसा है, जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तो है, लेकिन जिंदगी की राह आज भी आसान नहीं है। यह गांव है परवनिया। यहाँ मुख्य रूप से गोंड जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं। वे लोग जिन्हें इतिहास में गोंडवाना की बारिश कहा जाता है। परवनिया बाहर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर शिक्षा की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और गरीबी से जूझते एक पूरा समाज बसता है। इस वीडियो में हम परवनिया गांव की रोजमर्रा की जिंदगी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी समस्याएं, उनका इतिहास और उस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर पहाड़ों के पीछे छूट जाती है।
दोस्तों, जब आप पहली बार परवनिया गांव के स्कूल को देखते हैं तो आपको लगेगा यहाँ तो शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। पक्की इमारत, क्लासरूम, दरवाजे, छत सब कुछ मौजूद है। सरकारी रिकॉर्ड में यह स्कूल एक सफल मॉडल माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, शिक्षा सिर्फ इमारतों से नहीं चलती। दोपहर होते ही स्कूल में मिड डे मील की खुशबू फैल जाती है। बच्चों को समय पर खाना मिलता है। कई बच्चों के लिए यही दिन का सबसे अच्छा भोजन होता है। दोस्तों, मिड डे मील ने बच्चों को स्कूल तक जाने का काम तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये उन्हें आगे भी ले जा पाएगा? स्कूल में डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है। यह देखकर लगता है कि आधुनिक शिक्षा की कोशिश यहाँ तक पहुँची है। लेकिन स्क्रीन पर नई चीजें देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बिजली चली जाती है या नेटवर्क नहीं होता तो यही डिजिटल बोर्ड बस एक खामोश दीवार बनकर रह जाता है। परवनिया गांव में ज्यादातर शिक्षक बाहर के शहरों से आते हैं। रोज पहाड़ चढ़कर स्कूल तक पहुंचना उनके लिए भी आसान नहीं होता। कुछ शिक्षक पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, लेकिन दूरी और सुविधाओं की कमी उन्हें यहाँ टिकने नहीं देती। स्थानीय शिक्षक न होने की वजह से बच्चों और शिक्षकों के बीच वह जुड़ाव नहीं बन पाता जो शिक्षा को मजबूत करता है। दोस्तों, परवनिया गांव में पानी सिर्फ एक समस्या नहीं है, यह शिक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्कूल में पानी की सुविधा नियमित नहीं है। गर्मियों में बच्चे प्यासे रहते हैं और पढ़ाई पर असर पड़ता है। खासकर लड़कियों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। परवनिया गांव की लड़कियां पढ़ना चाहती है दोस्तों, उनके भी सपने हैं टीचर बनने के, नर्स बनने के, कुछ अलग करने के। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज का दबाव उनके सपनों से बड़ा हो जाता है। घर का काम, पानी लाने की जिम्मेदारी और सुरक्षा की चिंता, इन सब के बीच कई लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है। दोस्तों, परवनिया गांव में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तो उपलब्ध है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर के शहरों में जाना पड़ता है। दूरी ज्यादा है, यातायात सीमित है और खर्च परिवारों की पहुंच से बाहर। इसी वजह से कई होनहार बच्चे 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद परवनिया के बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं दोस्तों। वे सवाल पूछते हैं, किताबें खोलते हैं और एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। उनकी आंखों की चमक ये बताती है कि अगर सही मौका मिले तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों, परवनिया की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खराब नहीं है, यह अधूरी है। स्कूल है लेकिन पानी नहीं, डिजिटल बोर्ड है लेकिन निरंतरता नहीं, बच्चे हैं लेकिन आगे का रास्ता नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इन बच्चों को सिर्फ स्कूल तक सीमित रखेंगे या उन्हें आगे बढ़ने का पूरा रास्ता भी देंगे? दोस्तों, परवनिया गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी है। गांव में नल जल कनेक्शन है, जल योजना कागजों में दर्ज है, लेकिन हकीकत में महिलाएं आज भी दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। पानी भरना यहाँ रोजमर्रा का काम नहीं बल्कि दिन की सबसे बड़ी मेहनत है। हाँ काका, अपने क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। नहीं यार, यहाँ कैसे कैसे समस्या है रोड की? यहाँ समस्या यही है, आपकी रोड गड्ढा गुड्ढो यहाँ। और पानी की क्या व्यवस्था? पानी की व्यवस्था यहाँ नल जल तो चालू है पे, अब है ना, चालू नहीं है। सब तो शासन खुदाए घर घर पाइप लगवा दिए। भैया अपने क्या नाम है? शिव कुमार। अबे तो बरसात में अभी तक चल रही है। गर्मी में बड़ा समस्या हो जाते कि दूर जाए पड़े थे, एक दूसरे बोरिंग से दूसरा मोहल्ला से लाने पड़े थे। यहाँ मतलब सबसे बड़ा समस्या है पानी और रोड। पानी और रोड। ये रोड के कब से नहीं बने है, इसे मतलब कुछ सुधार उधार का कब से नहीं करे गए हैं? पहले माटी पड़े रहे, बरसात में हो ये फुट जाते अभी। और सीसी रोड नहीं बनाई? सीसी रोड नहीं बने, कुछ दूर तक बनी, फिर आदत छोड़ दी, नहीं बनी। बजट खत्म हो गया कहा थे। मतलब ये गांव में बहुत समस्या है। अच्छा, यहाँ आदिवासी और दलित पिछड़े कितने लोग रहते हैं लगभग? आदिवासी यहाँ सब आदिवासी। हाँ, दलित परिवार नहीं है यहाँ। यहाँ मतलब आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा है ना? स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी बेहतर नहीं है। गांव में कोई स्थायी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। छोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को नीचे मैदान की ओर जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा इसी व्यवस्था की कमी से प्रभावित होते हैं। बिजली गांव में पहुंच चुकी है लेकिन आपूर्ति अनियमित है। कभी कभी कई दिनों तक बिजली नहीं रहती। इतना ही नहीं, परवनिया गांव की गरीबी शोर नहीं करती, यह चुपचाप हर घर में मौजूद है। यहाँ अधिकतर परिवार खेती और जंगल पर निर्भर है, लेकिन पहाड़ी जमीन उपजाऊ नहीं है। खेती मौसम पर निर्भर है और जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर अब कई तरह की पाबंदियां हैं। नतीजा यह है कि गांव के युवा रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर होते हैं। जो जाते हैं वो शहरों में दिहाड़ी मजदूर बन जाते हैं और जो रह जाते हैं वे उसी गरीबी को संभालते हैं। गरीबी यहाँ सिर्फ पैसों की कमी नहीं है,
यह अफसरों की कमी है, सुनवाई की कमी और भविष्य की अनिश्चितता है। दोस्तों, सरकारी योजनाएं परवनिया गांव तक पहुंचती है, लेकिन अक्सर अधूरी। योजनाओं की जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं होती और जिन्हें होती भी है उनके लिए प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि वे बीच में ही हार मान लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण निगरानी और जवाबदेही भी कमजोर हो जाती है। दोस्तों, परवनिया गांव तक पहुंचना एक शुरुआत है, लेकिन मंजिल नहीं। यह गांव बताता है कि विकास केवल कंक्रीट और डामर से नहीं होता, विकास होता है शिक्षा से, स्वास्थ्य से और सम्मानजनक जीवन से। परवनिया गांव आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह उन सैकड़ों पहाड़ी आदिवासी गांव की कहानी है जो नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन नीतियों में अब भी हास्य पर हैं। दोस्तों, परवनिया गांव को समझने के लिए सिर्फ उसका वर्तमान स्थिति देखना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, उस इतिहास की ओर जिसे गोंडवाना कहा जाता है। गोंडवाना कोई छोटा इलाका नहीं था, यह मध्य भारत की एक विशाल भू राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान थी। आज का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ हिस्से कभी गोंडवाना का हिस्सा थे। यह वह भूमि थी जहाँ गोंड जनजाति केवल रहने वाली नहीं थी बल्कि शासन करने वाली थी। इतिहास के पन्नों में अगर ध्यान से देखा जाए तो गोंड राजाओं के सशक्त राज्य दिखाई देते हैं। गढ़ा, मंडला, देवगढ़, चांदा और खेरला, ये सभी गोंड राज्यों के प्रमुख केंद्र थे। अब ये मंदिर का तो नहीं जान पाई, लेकिन ये पूर्वज ने भजते भजते इसको राजा रानी स्थान है ना, बैरागढ़ जिसे इसको बोलते हैं, वैसे तो 12 खाम नाम माने हम सब कोई बोलते हैं, लेकिन देवता ने बताया कि ये गढ़ है। तो ये जो राजा रानी नाम के शंभू शेख, ये जो है ना राजा रानी है, तो यहाँ के एक जो सिद्ध बाबा है ना, सिद्ध बाबा है। फिर यहाँ एक अमर कुंड है, अमर कुंड, एक शीतला कुंड है ना, जिसमें से पानी रोज दिन लेता है आदमी, जल फूल करता रहता है। अब यहाँ बहुत सी चीज है, जितने मनोकामना आपने जो सोचता है ना तो पूरा होता जाता है ना। अब यहाँ परम्पर से जब आदेश हुआ तो हमने धूना जलाया, धूना को सेवा करते हैं। जो राजा रानी बैठे हैं, माता पिता प्रकृति के, इनका सेवा करते हैं। तो जन जन लोग आते हैं, अपने अपने विचारधारा मांगते हैं, जो मिल्लत तो देता जाता है ना। राजा रानी मंदिर कैसे के नाम पड़ा है राजा रानी यहाँ से? अब ये देववाणी से तो निकला, देववाणी हाँ, कि ये राजा रानी है ना। नहीं तो जान तो नहीं मिला, पत्थर से हम पत्थर समझते हैं भाई, पत्थर से पत्थर पड़ा है, देव बता रहे हैं है ना। कतल कुमारा कंचन भारा, कतल कुमारा कंचन भारा, अमात पिता को ज्ञान सुम्हारा। तो यहाँ सबकी विद्या खोला गया, ज्ञान देने के लिए, ध्यान देने के लिए परम बंदे यहाँ पाठ पीढ़ा विराजमान है, दाई दादा साक्षात प्रदान है। यहाँ हंसी मजाक की काम नहीं है। के कसे कंथाने की ना, केसी कसे कंथाने की ना, और त्याग तपस्या से बैठी है दीना। परम शक्ति बड़ा देव निरंतर, अजय भूत लीला तुम्हारे अंतर। मैं ग्राम मरदरी से आया हूँ। मेरे मैया खेर मैया का नाम सत्यदाई खेर माता। तो उसकी सत्य और शक्ति जीत के आज मैं ये बैरागढ़ की बाबा में, पाठ बाबा में बैठा हूँ, दाई दादा के पास बैठा हूँ। तो शंभू बाबा क्या बताते हैं, कितने कांचल कचन कुमारा, और सकल शांति सब देहु विचारा। तो मतलब सकल शांति सबको विचार देंगे, आत्मा भर संतुष्टि होना चाहिए, सबको शांति सेवा है, सबके लिए गढ़ है, सबके लिए गढ़ है। तो हे मेरे प्रिय बंधो, इतने के साथ मैं ग्राम मरदरी से आके और मालिक दाई दादा मुझे बुलवा दिए। मेरे पास तो इतना यहाँ प्रश्न रखा है। मैं यहाँ 12 लिंगो गुरु का ज्ञान गोड़ी भाषा देने वाला हूँ, सबको पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ने के लिए तैयार हो जाए तो मैं
सबको ज्ञान दे सकता हूँ। इन राज्यों की शासन व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं बल्कि प्रकृति और समाज के साथ संतुलन पर आधारित थी। जंगल केवल संसाधन नहीं था बल्कि राज्य की आत्मा था। नदियां, पहाड़ और पेड़ शासन व्यवस्था का हिस्सा माने जाते थे, लेकिन यह इतिहास स्कूल की किताबों में कुछ पंक्तियों से आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों, गोंडवाना के इतिहास की सबसे तेज आवाज रानी दुर्गावती है। उन्होंने केवल शासन नहीं किया बल्कि आत्मसम्मान और स्वाधीनता की मिसाल पेश की। मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनका संघर्ष यह बताता है कि गोंडवाना केवल एक सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक संप्रभु सत्ता था। लेकिन रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद गोंडवाना की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन ने गोंडवाना की संरचना को सबसे गहरी चोट पहुंचाई। जंगल, जो गोंडों के जीवन का केंद्र था, उसे कानूनों के जरिए सरकारी संपत्ति बना दिया गया। वन कानूनों ने गोंडों को उनके ही जंगलों में अवैध बना दिया। जहां वे सदियों से रहते आए थे, वहीं उन्हें बाहरी कहा जाने लगा। यह केवल भूमि छीनने की प्रक्रिया नहीं थी, यह एक सभ्यता को धीरे धीरे हाथ पर धकेलने की प्रक्रिया थी। आज परवनिया गांव की गरीबी, शिक्षा की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है। ये उसी इतिहास की निरंतरता है जिसमें गोंडवाना को पहले सत्ता से बाहर किया गया, फिर संसाधनों से और अंत में नीति निर्माण से। गोंड जनजाति आज भी खुद को गोंडवाना की वारिस मानती है, लेकिन सवाल यह है, जब वारिसों को ही उनकी विरासत से काट दिया जाए तो भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, गोंडवाना का इतिहास आज भी जिंदा है, परवनिया जैसे गांव में, लोगों की भाषा में, उनकी परंपराओं में। लेकिन यह इतिहास अब सवाल पूछ रहा है, क्या गोंडवाना सिर्फ अतीत है या आज भी अपने अधिकारों की प्रतीक्षा में खड़ा वर्तमान? परवनिया गांव इसी सवाल का जीवित उत्तर है। दोस्तों, परवनिया गांव की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह उस भारतीय कहानी है जो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज के इलाकों में आज भी संघर्ष कर रहा है। यहाँ के आदिवासी भीख नहीं मांग रहे हैं, वे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, शिक्षा, पानी, सम्मान और भविष्य। जंगल हमारे थे, पहाड़ हमारी पहचान थे, फिर भी हम ही सबसे पीछे रह गए, इस जहान में थे। न हमारी आवाज सुनी गई, न हमारे सपने समझे गए। हम आदिवासी हैं दोस्तों, इसलिए शायद अनदेखे रह गए। दोस्तों, जब हम शहरों में विकास की बातें करते हैं तो क्या हमने कभी सोचा है कि पहाड़ पर बसे इन गांव तक विकास आखिर क्यों नहीं पहुंचा? क्या सड़क बन जाना ही विकास है, या फिर बच्चों को पढ़ पाना, लड़कियों को आगे बढ़ पाना और इंसान का सम्मान के साथ जी पाना, यही असली विकास है? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या परवनिया जैसे गांव तक सरकारी योजनाएं सही तरीके से पहुंच रही है? आदिवासी बच्चों और खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या अलग व्यवस्था होनी चाहिए? अगर आपको यह वीडियो सिर्फ अच्छा नहीं जरूरी लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह आवाज और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें ताकि पहाड़ों पर बसी ये कहानियां मोबाइल स्क्रीन से निकलकर सिस्टम तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी सच्ची जमीनी और रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं मनीष स्पेयर। जय भीम, जोहार दोस्तों।